गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे कक्षा 9 की एनसीईआरटी सीरीज का अगला जो टॉपिक दिया हुआ है आपका अपवाह तंत्र। और वो अपवाह तंत्र अपन किस में पढ़ेंगे? भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। भारत का अपवाह तंत्र का मतलब है कि भारत की नदियों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया और कितने प्रकार से वर्गीकृत किया और प्रमुख प्रमुख नदियां कौन कौन सी है उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, कुछ शब्दावली दी हुई है, उन शब्दावली के बारे में बात करते हैं। देखो, अपवाह बेसिन, या आप जैसे आपने देखा होगा अपवाह तंत्र या अपवाह बेसिन या अपवाह क्षेत्र, तो वो क्या होता है? जैसे मान लो कोई नदी है, ये नदी मुख्य नदी निकल रही और इसके अंदर कई छोटी छोटी जो नदियां हैं ये इसके अंदर मिलती है और ये एक बड़ी नदी का रूप बन जाता है। तो इस पूरे क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? अपवाह क्षेत्र कहते हैं, अपवाह बेसिन कहते हैं। यानी एक बड़ी नदी और उसमें मिलने वाली छोटी छोटी सभी नदियों का जो क्षेत्र होता है उसे अपन क्या कहते हैं? अपवाह बेसिन कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जल विभाजक क्या होता है? जल विभाजक या इसको अपन कह सकते हैं जल संभर भी कहते हैं। कहीं आपको नाम मिल जाए जल संभर, तो दोनों शब्दावली एक ही है। देखो, जल विभाजक का क्या होता है? विभाजक का मतलब होता है बांटने वाला, जल को डिवाइड करने वाला, जल का वितरण को बांटने वाला। जैसे मान लो आपका ये भारत है, तो यहाँ पे एक पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। कौन सा घाट है? ये आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। तो इधर जाने वाली नदियां हो जाएगी आपकी पश्चिमी घाट और कुछ नदियां इधर जाने वाली। तो ये जो पश्चिमी घाट है ये एक जल विभाजक का काम करता है, जो नदियों के जल को विभाजित करता है। कुछ नदियां आपके पश्चिम में अरब सागर की ओर आएगी, कुछ नदियां आपके पूर्व की ओर यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो ये एक भारत के लिए पश्चिम घाट है, जल विभाजक का काम करता है। जैसे राजस्थान की बात की जाए, मान लो ये राजस्थान है, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, वो जल विभाजक का काम करती है। अगर भारत में मुख्य रूप से बात की जाए, जो ये हिमालय क्षेत्र है और हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं वो भी, हिमालय क्षेत्र भी जल विभाजक का काम करता है। कुछ नदियां आपके खंबात की खाड़ी की ओर आएगी, कुछ नदियां आपके बंगाल की खाड़ी की ओर आएगी। तो जो पर्वत है, पहाड़ है या कोई ऊंचा पठार है, वो क्या है? एक तरह के जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो ये हमने देखा अपवाह बेसिन। फिर अपन ने बताया जल आपका जल विभाजक। एक होता है सिंधु जल समझौता। इस टॉपिक में दिया हुआ केवल सिंधु जल समझौता, लेकिन मैं आपको बताता हूं सिंधु जल समझौता क्या था। सिंधु जल समझौता 1960 में था। यानी जो आपका जो सिंधु नदी तंत्र है, ये आपका सिंधु नदी तंत्र है। और सिंधु नदी तंत्र में मुख्य रूप से जो आपकी जो नदियां हैं, ये जैसे मान लो आपने देखा होगा नदी होगी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। यानी ये ऊपर वाली जो तीन नदियां हैं, इन तीन नदियों का जो आपका 80% पानी है वो आपका पाकिस्तान यूज करेगा, पाकिस्तान उपयोग करेगा, पाक यूज करेगा। और जो नीचे वाली तीन नदियां हैं इनका 80% पानी है जो भारत यूज करेगा, ठीक है, ये वाली। और इन तीन नदियों का जो पीछे बच गया 20% पानी है वो फिर भारत यूज करेगा, ठीक है ना। यानी 80 और 20 का आंकड़ा था। ऊपर वाली तीन नदियों में 80% पानी आपका पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत। नीचे वाली तीन नदियों का 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। तो इस प्रकार का ये जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसे कहते हैं सिंधु नदी समझौता। तो आपको ये याद रखना, 20 और 80 का प्रतिशत याद रखना। एक शब्दावली दी हुई है सुंदरवन डेल्टा क्या होता है? देखो, सुंदरवन डेल्टा क्या है? यानी भारत का या विश्व का सबसे बड़ा जो वनों का जो क्षेत्र है, अपन कह सकते हैं मैंग्रोव वनों का जो क्षेत्र है उसे अपन क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा कहता है। ये देखो, जैसे भारत है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये आपका पश्चिमी घाट, यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे बांग्लादेश है। तो ये जो यहाँ गंगा नदी है, हुगली नदी है या गंगा की जो मुख्य नदी है, यहाँ पे एक जो दलदली क्षेत्र है, यहाँ पर सुंदरी पेड़ अधिक होने के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी का। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा,
ठीक है। और गंगा नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है ये भी आपको ध्यान रखना, चापाकार डेल्टा। विश्व की अधिकांश नदियां हैं वो आपके चापाकार डेल्टा बनाती हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जो सुंदरी वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, दलदली वन पाए जाते हैं, अनूप वन पाए जाते हैं, वेलांचली वन पाए जाते हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं सुंदर वन का डेल्टा, क्योंकि इन यहाँ दलदल क्षेत्र में सुंदरी वन की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को सुंदर वन डेल्टा कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन हो गए। एक है लोकटक झील। अब लोकटक झील कहाँ पे है? देखो लोकटक झील मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए ये मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ पे है? आपकी मणिपुर में। और लोकटक झील क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि लोकटक झील एक इस प्रकार की झील है जहां पानी के ऊपर आपको घास तैरती हुई मिलेगी और वहां पे ऐसे गोल गोल आपको आइलैंड मिलेंगे, यानी द्वीप मिलेंगे, छोटे छोटे द्वीप। और इन द्वीपों के ऊपर मणिपुर के जो लोग हैं वो आपको मछली पकड़ते हुए मिल जाएंगे, मत्स्य पालन करते हुए मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो झील है और ये जो लोकटक झील है ये यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। यहाँ पर डांसिंग हिरण, यानी अपन कह सकते हैं नाचते हुए हिरण या डांसिंग हिरण के तौर पे यहाँ पे एक हिरण की प्रजाति भी पाई जाती है, काबुल लामजाओ उद्यान। और कहाँ पे है? लोकटक झील मणिपुर में। तो लोकटक झील का आपको मैंने महत्व बता दिया, कौन कौन सी विशेषताएं ये बता दी। फिर अपन बात करते हैं नदियों का महत्व। जैसे भारत की जो नदियां हैं, ये जो नदियां हैं इनका कई सारा महत्व है। जैसे जल परिवहन की दृष्टि से जो नदियां, बड़ी नदियां हैं वहाँ पे अपन छोटे छोटे नाव या जहाज चलाकर अपन जल परिवहन बना सकते हैं। इन नदियों से अपन पानी से, नदियों के पानी से अपन बिजली बना सकते हैं। इन नदियों के पानी से अपन घरेलू कार्य कर सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं। इन नदियों का पानी अपन उद्योग धंधों में काम ले सकते हैं। इन नदियों के पानी से अपन सिंचाई सुविधा कर सकते हैं। तो ये जो सारा जो सुविधा है ये नदियों के द्वारा है। नदियों के द्वारा ही किसी भी क्षेत्र में हरियाली का संकेत है। जहाँ नदियाँ हैं वहाँ का जो भूमिगत स्तर है वो आपको ऊंचा रहेगा, वहाँ पानी आपको बहुत ही कम गहराई में मिलेगा। यानी नदियों के कई सारे महत्व हैं। नदियाँ एक तरह से अपन कह सकते हैं प्राकृतिक स्रोत के रूप में है। अगर कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो मौसम के ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे वर्षा ऋतु आती है तो वो मौसमी नदियाँ होती है, वो चलने लग जाती है, नहीं तो वो सुप्त अवस्था में या उनमें पानी की कमी रहती है, पानी का अभाव रहता है। लेकिन कुछ नदियाँ जो हिमालय से हैं वो आपका सदा निरा नदियों के नाम से जानते हैं, जिसमें वर्षा जल और बर्फ का जल, यानी जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे कई सारे ग्लेशियर है। वर्षा ऋतु में बर्फ तो ग्लेशियर अपन कह सकते हैं, गर्मियों में ग्लेशियर का पिघलना, वर्षा होना, तो वहाँ से जो नदियाँ चलती है वो वर्ष भर चलती है, उसे अपन सदा निरा नदियाँ कहते हैं। तो नदियों का कई सारा महत्व है। नदियों के कारण ही हमारे चारों ओर हरियाली वगैरह हो सकती है। नदियों से कई सारी नहरें निकाली गई हैं और नदियों के किनारे ही कई सारी सभ्यताओं का विकास हुआ है। नदियों के किनारे कई सारे शहर बसे हुए हैं। नदियों के किनारे कई बड़े बड़े मंदिर, धार्मिक स्थान बसे हुए हैं। तो ये नदियों का महत्व है। नदियाँ मछली पालन के लिए काम आती हैं, नदियाँ परिवहन के साधन के रूप में काम आती हैं। तो ये कई सारे जो काम है वो नदियों के द्वारा होता है, इसलिए नदी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और भारत में गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है। दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी को पवित्र नदी माना जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। फिर देखो राष्ट्रीय नीति संरक्षण योजना। अब ये राष्ट्रीय नीति संरक्षण योजना क्या है? ये आई थी आपके 1985 में। इसका मतलब है इस नीति के तहत सरकार के कुछ ऐसे कानून बनाए गए जिसके तहत नदियों की साफ सफाई से संबंधित योजना बनेगी। जैसे गंगा नदी को साफ करना है, तो कुछ ऐसी नदियां हैं जो प्रदूषित हैं, उनको साफ करने के लिए भारत सरकार ने तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना बनाई थी 1985 में। इसके तहत गंगा नदी है और कुछ बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनको साफ सफाई करने का काम किया जाता है। एक अब है अपन बात करते हैं नदियों में प्रदूषण। नदी प्रदूषण क्या है? नदी प्रदूषण का मतलब है जैसे नदी में अनावश्यक रूप से अवशिष्ट या कचरा आने को ही अपन क्या कहते हैं? नदी प्रदूषण कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं बड़े बड़े उद्योगों से जो गंदा पानी निकलता, अवशिष्ट पानी, वो नदियों के अपुआ बेसिन के क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है। जब बारिश होती है तो नदियों के साथ, पानी के साथ वो कचरा आता है। जैसे नदी क्षेत्र में मलमूत्र है, नदी क्षेत्र में पशुओं का विसर्जन है, नदी क्षेत्र में अपन कह सकते हैं उद्योग धंधों का जो अपशिष्ट है, नदी क्षेत्र में कहीं कूड़ा करकट है, या नदी क्षेत्र के अपुआ बेसिन को अवरुद्ध कर देना ताकि वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा हो, तो ये नदी प्रदूषण कहलाता है। नदियों में अनावश्यक वस्तुओं का मिलना क्या कहलाता है? नदी प्रदूषण कहलाता है। तो ये हमने
बहुत सारी शब्दावली यहाँ जो इस बुक में कक्षा 9 के अनुसार पढ़ी। अब अपन कक्षा 9 के अनुसार जो भारत की नदियाँ हैं उनको अपन पढ़ते हैं। और भारत की नदियाँ मुख्य रूप से अपन 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है, जैसे बात की जाए तो भारत की नदियों का, यानी ये जैसे मैं एक छोटा सा भारत का मैप बना दूं और कुछ जो प्रमुख नदियां उनके बारे में बता दिया जाए। ये देखो इस प्रकार से मान लो ये भारत का मैप। देखो अब जैसे यहां पे है आपका हिमालय, ये हिमालय क्षेत्र है, तो कुछ नदियां हिमालय क्षेत्र में, तो इस अपवा तंत्र को अपन 2 भागों में पढ़ेंगे, 2 भागों में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन अपवा तंत्र में हिमालय क्षेत्र की नदियां, हिमालय नदियां यानी हिमालय से निकलने वाला, और एक अपन पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। तो देखो 2 तरीके से अपन मुख्य रूप से पढ़ेंगे यहाँ कक्षा 9 के अनुसार। तो देखो मैं उन नदियों का उद्गम स्थान बताऊंगा मुख्य रूप से, फिर वहां आपको ध्यान रखना उद्गम स्थान से वो किधर जाती है। देखो यहाँ पे देखो मानसरोवर झील है और राकसताल स्थान है, राकसताल। तो मानसरोवर झील से 2 नदियों का उद्गम होता है। देखो एक नदी आती है आपकी सिंधु नदी, ये सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, मानसरोवर से होता है। एक आपकी नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों नदियों का जो उद्गम है वो आपके कहां से होता है, आपके मानसरोवर झील से होता है, या अपन कह सकते हैं मानसरोवर झील के पास ग्लेशियर से होता है। फिर एक नदी यहाँ राकसताल से होता है, और राकसताल से जिस नदी का उद्गम होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सतलज कहते हैं, सतलुज या सतलज नदी। ठीक है, तो ये 3 नदियां होगी मुख्य रूप से, ये तीनों ही हिमालय क्षेत्र या ट्रांस हिमालय से संबंध रखती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, अब देखो ये जो सिंधु नदी तंत्र है, इस सिंधु नदी तंत्र में 6 नदियां मुख्य रूप से, 4-5 नदियां अन्य है जो भारत से है। एक झेलम नदी आती है, झेलम नदी, झेलम नदी। फिर आती है एक आपकी आती है चिनाब नदी, चिनाब, और एक आती है आपकी रावी, एक आती है व्यास, और ये सतलज तो मैंने आपको बताया। तो सिंधु नदी तो आपके मानसरोवर से आती है। ठीक है, झेलम नदी आपके जम्मू कश्मीर में आपका बेरीनाग झरना वहां से या शेषनाग झरने से आती है। चिनाब नदी यहाँ आपके यहीं पे रोहतांग दर्रे से निकल के आती है। और रावी व व्यास ये दोनों नदियां ये आपके व्यास कुंड से आती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना इन नदियों में, ये सिंधु नदी तंत्र कहलाता है। ये सभी नदियां सिंधु में मिलकर ये पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, ये सिंधु, इसकी जो मुख्य नदी है वो आपकी सिंधु नदी है। फिर अपन बात करते हैं सतलज नदी। सतलज नदी भी सबसे लास्ट में जाके यहाँ मिल जाती है सिंधु नदी में। और सतलज नदी भारत में सिपकीले दर्रे से होकर प्रवेश करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सतलज और व्यास नदी है, इन दोनों नदियों के जो संगम होता है पंजाब में हरि के बैराज में, वहां से अपन की इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है, वहीं से हरि के बैराज बांध से। फिर अपन बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में अपन क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं, सांगपो नदी के नाम से जानते हैं तिब्बत में। फिर ये जो आपके भारत में आपका यांग्याप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, वहां से ये क्या करती है, ये अक्षीय झुकाव के साथ में ये भारत में प्रवेश करते हैं। और भारत में इस ब्रह्मपुत्र नदी को मुख्य रूप से दिहांग के रूप में पहचाना जाता है, दिहांग या दिबांग। ठीक है, दिहांग के रूप में। फिर जैसे ही ये बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना कहते हैं, क्या कहते हैं, जमुना, जमुना नदी के रूप में। ठीक है, और एक नदी यहां से और आती है, देखो हिमालय क्षेत्र से, यानी गंगोत्री क्षेत्र से। हिमालय का स्थान है उत्तराखंड में गंगोत्री, वहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, गंगा नदी को यहाँ अपन कहते हैं पद्मा नदी कहते हैं बांग्लादेश में, क्या कहते हैं, पद्मा। जब ये पद्मा और जमुना आपस में मिल जाती है तो इसे अपन क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। इसकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। पद्मा कौन हो गई, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, और जो आपकी ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी है उसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। जब पद्मा और जमुना मिल जाएगी तो इसे अपन मेघना नदी कहते हैं। तो ये हो गई गंगा नदी। अब गंगा नदी में कई सारी है, रामगंगा है, आपकी महानंदा है,
गंडक है, कोसी है, तिस्ता है, ये कई सारी जो नदियां हैं जो आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं। और मुख्य नदी गंगा की एक यहीं से यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकलती है यमुना नदी। ये यमुना नदी है जो आपकी इटावा के पास में, ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा की सबसे बड़ी नदी आपको पूछी जाए तो ये यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी। फिर अपन बात की जाए उदयपुर के पास से, यहाँ से एक नदी निकलती है आपकी साबरमती नदी, साबरमती नदी। और राजस्थान से एक नदी निकलती है आपकी लूणी नदी अजमेर से। ये सब इधर पश्चिम घाट की ओर, अपन कह सकते हैं कच्छ के रण की ओर आती है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एक नदी आती है यहाँ मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से जो माही नदी है। और माही नदी यहाँ राजस्थान से यू टर्न होकर ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी, देखो माही नदी हो गई, यहाँ लूणी नदी हो गई, और यहाँ साबरमती हो गई, साबरमती हो गई। फिर देखो यहाँ से नर्मदा नदी है ना, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी आती है, नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी हो गई आपकी। फिर यहाँ से बैतूल जिले से यहाँ से एक नदी आती है ताप्ती नदी या तापी नदी, ताप्ती नदी या तापी नदी। और ये हो जाएगा एक नर्मदा, यहाँ बाहर लिख देता हूँ नर्मदा। नर्मदा पे धुआंधार जलप्रपात है, ये भी आपको ध्यान रखना। कपिलधारा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है। फिर यहाँ देखो छोटी नदियाँ यहाँ आती है, मांडवी नदी आती है जो आपकी यहाँ पे आती है मांडवी। फिर आती है गोवा में जुआरी नदी, तो जुआरी नदी, जुआरी नदी, जुआरी नदी। तो देखो मांडवी नदी तो क्या है, इसकी लाइफ लाइन कहलाती है, गोवा की जीवन रेखा कहलाती है। और जुआरी नदी है ये गोवा की बड़ी नदी कहलाती है। फिर यहाँ पेरियार नदी आती है, पेरियार, पेरियार। फिर यहाँ भरतपुंजा आती है, भरतपुंजा। तो देखो ये पेरियार तो क्या है, इसकी जीवन रेखा कहलाती है केरल की। और भरतपुंजा है ये केरल की सबसे लंबी नदी कहलाती है। तो ये पश्चिमी घाट की कुछ मुख्य नदियाँ होंगी जिनको मैंने आपको बता दी। अब अपन बात करते हैं, ये तो देखो मैंने आपको बताया हिमालय और पश्चिमी घाट की नदियाँ। हिमालय की तो मुख्य नदियाँ आपके सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, ये नदियाँ हो गई मुख्य रूप से। अब प्रायद्वीपीय भारत में देखो आपकी साबरमती, लूणी, ये देखो इधर से साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, पेरियार और भरतपुंजा। अब देखो प्रायद्वीपीय भारत की कुछ और नदियाँ, जैसे यहाँ से देखो एक सिहावा के अमरकंटक पठार से सिहावा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, महानदी, महानदी। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी प्रायद्वीपीय भारत की। फिर एक नदी निकलती है, मुख्य रूप से एक नदी निकलती है आपको जिसको नाम दिया गया है आपको गोदावरी नदी, गोदावरी। यानी ये कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है आपके महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। फिर एक महाराष्ट्र में कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से ये कृष्णा नदी निकलती है, ये भी आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। फिर एक नदी निकलती है आपकी कावेरी नदी, और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है ये भी आपको ध्यान रखना। कावेरी नदी कर्नाटक का कोगाडू जिला है, कुर्ग ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक का कोगाडू जिला ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। तो ये मुख्य रूप से 4 नदियाँ इधर की मुख्य रूप से प्रसिद्ध नदियाँ हैं, और छोटी छोटी कई सारी नदियाँ हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की अगर पूछी जाए, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है, दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा, या अपन दक्षिण भारत की पवित्र नदी के रूप से। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गोदावरी नदी, 1465 किलोमीटर लंबाई पे है। और दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी अगर पूछी जाए तो आपकी यह है नर्मदा नदी है, जो लगभग 1312 किलोमीटर फैली हुई है। पहली नदी कौन सी हो जाएगी आपकी? फर्स्ट नदी हो जाएगी आपकी गोदावरी, दूसरी हो जाएगी नर्मदा नदी। तो ये जो नदियां हैं, और नर्मदा और जो ताप्ती नदी है, ये दोनों ध्यान रखना, ये जो नर्मदा है ये तो आपकी ब्रह्मस घाटी में चलने वाली नदी है, ब्रह्मस घाटी में चलने वाली नदी है नर्मदा। और जो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं ये आपका एस्चुरी बनाने का निर्माण करती है, या इसको अपन कहते हैं एस्चुरी, एस्चुरी का निर्माण करती है पश्चिमी घाट की नदियां। और जो ये पूर्वी घाट, या अपन कह सकते हैं इधर वाली नदियां, तो ये जो पूर्वी घाट वाली नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती है। यानी इन नदियों का पानी कम आता है, मौसमी नदियां वगैरह, और इनके साथ में कम अवसाद आते हैं और ये धीरे धीरे जमा हो जाते हैं, और इनको अपन डेल्टा भी कहते हैं, ठीक है। और इधर वाली नदियाँ तेज प्रवाह के साथ में, कम दूरी की नदियाँ तेज प्रवाह होता है, तो यहाँ पे जो मिट्टी के कण वो जमा नहीं होते, डायरेक्ट समुद्र में चली जाती है, और ये नदियाँ डेल्टा का एस्चुरी का निर्माण करती है। और जो नदियों की जो नर्मदा नदी है इसकी मैंने आपको विशेषता बता दी।
अब देखो एक दो नदी और है, यहाँ पे शरावती नदी है कर्नाटक में, शरावती नदी, शरावती नदी, शरावती। एक आपको ध्यान रखना, शिव का जोश, शिव का जोश। देखो शिव का जोश, शिव यानी शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात है, कावेरी नदी पर है, ठीक है, कावेरी नदी पर। और जोग जलप्रपात या अपन कह सकते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात है, वो आपके शरावती नदी पे। कौन सी नदी पे? तो शिव का जोश, शिव यानी शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पे, और जो से हो गया आपका जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, और कहाँ पे है? ये आपका शरावती नदी पर है। तो ये दो जलप्रपात भी आपको इस शॉर्ट ट्रिक से याद हो गए होंगे। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा मुख्य रूप से आज भारत के अपवा तंत्र में। पहले मैंने आपको कुछ शब्दावली दी हुई थी इस अध्याय में, वो बताई। फिर मैंने भारत की कुछ जो मुख्य नदियां हैं और उन नदियों में प्रायद्वीपीय भारत और जो हिमालय की नदियां हैं उनकी कुछ विशेषता बताई। हिमालय की नदियों की मुख्य विशेषता ये सदा नीरा नदियां, जहाँ इसमें वर्षा जल और ग्लेशियर का जल भी मिलता रहता है। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ये अधिकांश नदियाँ मौसमी नदियाँ, जो मौसम यानी बारिश की ऋतु में ज़्यादा पानी चलता है, नहीं तो इनमें पानी का अभाव रहता है। तो आज हमने पढ़ा इस वीडियो में अपवा तंत्र में नदियों के बारे में, और नदियों का अपवा तंत्र किस प्रकार का, भारत में अपवा तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो छोटे छोटे जरूर हैं लेकिन बड़े ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, इसलिए आप ये जहाँ कहीं पर भी भूगोल विषय की बात आ जाए, सब्जेक्ट भूगोल आ जाए और टॉपिक आपको अलग अलग टॉपिक दिया हुआ हो, तो उन टॉपिक के अनुसार आप हमारे वीडियो को जरूर देखें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।